नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं कल का टॉपिक दैट वाज रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कल मैंने शुरू किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट बेसिस पे, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इसी के फर्स्ट 3 टाइप्स हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, उसे मैं रिवाइज करूंगी और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई एसेंशियल जो एक्ट में लिखा गया है वो प्रेजेंट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली पिछले 3 दिनों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी होती इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी, यही 2 पार्टीज जो है उनमें होनी चाहिए कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना जरूरी है। हर वो कोई चीज जो एक्ट में लिखी गई है जो प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट जो हमने कल किया था दैट वाज रिलेटिंग टू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होता है कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो था वैलिड, बट लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, बट परफॉर्मेंस के पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट परफॉर्मेंस के पहले अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से अब वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और इसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इस शब्द को समझाने के लिए मैंने आपको समझाया था अनदर वर्ड विच वाज अ वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट का ही लैटिन वर्ड होता है वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई अग्रीमेंट विच इज इनवैलिड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज नोन एज अ वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो। आज आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वॉइड अग्रीमेंट एंड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा सोचो आप, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंशिएशन क्या सारा हो सकता है। पहली बात तो जैसे ही नाम में लिखा है वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, बेसिकली ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये पैदा हुआ एज एन अग्रीमेंट एंड इट ऑल्सो डाइज एज एन अग्रीमेंट, इट इज वॉइड। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, मैंने कल ऑलरेडी ये चीज कही थी। वॉइड एब इनिशियो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स it is invalid right from the inception, right from the beginning। जबकि अगर मैं void contract की अगर बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, बट बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से अब इसे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से अब वो हो चुका है void, जिसके वजह से नाम आता है void contract, void contract। कल का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, कल के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था एक बायर है और एक सेलर है, और बायर और सेलर ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि 1 जनवरी को सेलर जो है अपना घर जो है बायर को बेचेगा। 1 जनवरी को दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और घर एक्चुअली बेचा और खरीदा जाएगा ऑन द 10th ऑफ जनवरी। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेट 1st ऑफ जनवरी, परफॉर्मेंस का डेट इज द 10th ऑफ जनवरी, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद और परफॉर्मेंस के पहले 7 तारीख को क्या हो गया ना, 7 तारीख को इस घर में लग गई आग और पूरा का पूरा घर जो है जल के हो गया राख। हाँ है ना? अब देखो, जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल होगा? नहीं। तो ऑब्वियसली बात है सेलर 10 तारीख को ये घर बायर को बेच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर घर ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, तो घर को बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? हाँ है ना? तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए मैंने आपको कहा था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे मैम आप ये सारी चीजें क्यों आप बता रहे हो? ये इसलिए मैंने बताई है क्योंकि देखो कल के एग्जाम्पल में एक छोटी सी चीज मैंने आपको पूछी भी थी, बताई भी थी कि क्या हुआ था जब 1 तारीख को बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
As a token, buyer had given a sum of 2 lakh rupees to the seller. As a token, the buyer had given a sum of rupees 2 lakh to the seller. In fact, एक student ने मुझे comments के section में इससे related doubt पूछा भी था, so I'm really very happy कि आप इन सारे examples से related सोच रहे हो और आपके situation को analyze करके मुझे doubts पूछ रहे हो. तो जो भी है, it is for everyone. इस सवाल का जवाब, ये बच्चे का सवाल था, मैम ये 2 लाख रुपए का होगा क्या? तो ये आज के सेशन में वैसे भी कवर होने ही वाला था. तो सुनो, सवाल ये उठता है, घर अब बेचना तो इम्पॉसिबल है, तो ये जो 2 लाख रुपए है, क्या सेलर ये 2 लाख रुपए अपने पास रख सकता है, या क्या 2 लाख रुपए उसे वापस से बायर को लौटाने की जरूरत है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि ये सेलर को 2 लाख रुपए बायर को लौटाने पड़ेंगे. तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जो भी बेनिफिट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिले थे, ये बेनिफिट्स आपको वापस से उस पार्टी को लौटाने पड़ेंगे. तो जैसे कि यहां पे सेलर को जो बेनिफिट मिला था वो था एडवांस ऑफ रुपीज 2 लाख. बट अगर वो घर ही नहीं बेच रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो ये 2 लाख रुपए भी अपने पास नहीं रख सकता. इसी को कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स. रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स. अगर आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हो एज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स. क्या कह सकते हो आप इसको? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स. में लिख देती हूं रिस्टोरेशन. या तो कह सकते हैं उसको इसको कहते हैं एज रिस्टोरेशन. जहां पे पहले ये पैसा जहां से आया था, अब वापस से हम इसको रिस्टोर कर देंगे. तो जो ये 2 लाख रुपए एडवांस बायर ने दिए थे, अब हम बायर को ये 2 लाख रुपए वापस से लौटा देंगे, क्योंकि हमने इस घर को उसे नहीं बेचा है, क्योंकि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो अगर घर नहीं बेच रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे भी हमारे पास नहीं रख सकते. तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स का रूल जो होता है वो अप्लाई होता है इन केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का रूल डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ वॉइड अग्रीमेंट. क्योंकि देखो, कानून की आंखों से देखो, कानून की आंखों से अगर आपका अग्रीमेंट ही वॉइड है ना, तो कानून को यहां पे कुछ नजर ही नहीं आया है. तो कानून को यही नजर नहीं आया है कि आपने किसी को कुछ दिया है या आपको कुछ मिला है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं है, कि आपको वापस से कुछ मिलने वाला है नहीं. तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स विल ओनली अप्लाई इन केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ वॉइड अग्रीमेंट. तो मैं चाहती हूं आप आपके नोटबुक्स निकालो. देखो, कल हमने एक पापा चार्ट बनाया था, एक मास्टर चार्ट बनाया था रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आपने 3 पॉइंट्स दिए थे, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल. उस पेज पे मैं नहीं चाहती हूं कि आप ये डिफरेंशिएशन लिखो, इसके आगे या पीछे के पेज पे आप ये डिफरेंशिएशन लिख सकते हो, क्योंकि ये पापा चार्ट आज हमें कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन. करंटली कम टू अ न्यू पेज. ओके, come to a new page and please write down differentiation between a void agreement and a void contract. तो देखो वापस है, void agreement is void ab initio, it is null, it is not enforceable in the eyes of law. ना वो कभी enforceable थी, ना है, और ना कभी हो सकती है. उसका जन्म ही हुआ है एज अ नल थिंग, एज एन इनवैलिड थिंग. बट जहां तक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट
की बात है, इनिशियली there was into existence a valid contract, but later on subsequently it has become void because of certain reason. Example, impossibility of performance. Second point of differentiation is कि void agreement में restitution of benefits का rule apply नहीं होता है, जबकि void contract में restoration of benefit का rule apply होता है. तो जो कोई बच्चे ने मुझे इससे रिलेटेड सवाल पूछा था, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कीप इट अप. जहां तक बाकी के बच्चों की बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चलते रहता है, बट आप लोग प्लीज ये डिफरेंशिएशन लिख के लेना. हाँ है ना? यस, कम ऑन, आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट 2 मिनट्स. फटाफट आपको ये डिफरेंशिएशन लिखना है. राइट डाउन फास्ट एंड नॉट स्लो. ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट. अब हम लोग बढ़ेंगे आगे. एक आखिरी चीज थी जो कल के सेशन में मैंने पढ़ाई थी, उसे रिवाइज करती हूँ, फिर हम लोग जाने वाले हैं एक नए टॉपिक पे. तो आखिरी चीज कल के टॉपिक से रिलेटेड जो थी वो था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज able to be void is known as a voidable contract. तो हर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टी का कंसेंट इज नॉट फ्री
it is either caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं as a voidable contract. अब देखिए, अगर आपने voidable contract में कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लिया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बट अगर आप चुप रहते हो, सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो याद कीजिए, अगर सपोज नाना पाटेकर के अगेंस्ट आरके कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लेते हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, बट अगर आरके कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, वो चुप रहते हैं, तब ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. साथ ही साथ याद कीजिए, वो बूढ़े पिताजी और वो यंगेस्ट सन, अगर ऐसे केस में बूढ़े पिताजी ने कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लिया यंगेस्ट सन के अगेंस्ट, तो ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. अगर ही डज नॉट टेक एनी एक्शन, द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब हम लोग बढ़ेंगे आगे टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज रिलेटिंग टू एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इनफैक्ट कल के सेशन में मैंने आपको बताया था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए और आपका कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए. और उसी चीज के लिए मैंने आपको एक पीपीटी भी लिखवाया था इन येस्टरडे सेशन कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. याद कीजिए, अगर आपने किसी का खून करने के लिए किसी को घूस दिया है, या तो फिर आपने कुछ डेकॉइटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. या तो आपने ऐसी कोई एक्ट की है जो लॉ के द्वारा परमिटेड तो है, बट आपका जो तरीका था, इट इज वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सम अदर एक्ट. याद कीजिए, कल का सेशन मैंने आपको कहा था, ये लॉकडाउन के समय पे मैंने क्या किया है, अपने दोस्त से खरीदा है एक डिश वॉशर, बट विदाउट पेइंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. हाँ या ना? तो अब देखो, डिश वॉशर खरीदना इज परमिटेड बाय लॉ, बट जो मेरा तरीका था इस डिश वॉशर को खरीदने का, वो सही नहीं था. वो क्या था? इट वॉज वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट. तब ऐसे केस में मेरा ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं माना जाएगा. आपने ऐसी कोई काम की है विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन ब्राइबरी टू बिकम एन IOS ऑफिसर, या तो फिर आई हैव डन एन अग्रीमेंट विच इज इमोरल इन नेचर. याद कीजिए, पति पत्नी और वो, ये सारे केसेस में आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अनलॉफुल होता है. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, ऐसे अग्रीमेंट्स को कहते हैं एज एन इलीगल अग्रीमेंट. इनफैक्ट यहां पे तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, क्योंकि ये चीज दी हुई है इसलिए मैंने उसे वैसे की वैसे लिखी हुई. मैंने आपको कहा है, मैंने कुछ अपनी खुद की बुक्स नहीं बनाई है. इट इज ऑल द मटेरियल दैट द इंस्टीट्यूट हैज इशूड. आई हैव जस्ट कंबाइंड द मटेरियल एंड हैव प्रेजेंटेड टू यू एट वन प्लेस. तो इंस्टीट्यूट का सारा मेन स्टडी मटेरियल, उसके RTPs, पहले जमाने की प्रैक्टिस मैन्यूल, साथ ही साथ पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, ये सारी चीजों को कंबाइन करके मैंने बुक बनाई है. तो इंस्टीट्यूट की मेन मॉड्यूल में खैर यहां पे लिखा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन इलीगल अग्रीमेंट. क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव इलीगल होता है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है, वो होता है स्टार्टिंग से ही वॉइड. सो बेसिकली मैं इसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ना कहते हुए कहूंगी एज एन इलीगल अग्रीमेंट. ओके, सो देखो यहां पे क्या हुआ है, देखो इट इज एन अग्रीमेंट, मैं इसको कह रही हूं एज एन अग्रीमेंट. ओके, इट इज एन अग्रीमेंट. इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यॉल, वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट के बदले अग्रीमेंट इस शब्द को लिख दीजिए. इट इज एन अग्रीमेंट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मेक. फॉरबिड करना मतलब प्रोहिबिट करना, बैन करना. आपने ऐसी कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसको कानून ने प्रोहिबिट किया है, आपका कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. इनफैक्ट आपका अग्रीमेंट ही रह जाएगा. द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स. एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूं और मैं चाहती हूं इस सवाल का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे. सोच समझ के आपको जवाब देना है, कमेंट देने की कोई घाई नहीं है. पहले अच्छे से आप लेक्चर सुन लो. मैं एंड में, आज के एंड के सेशन में मैं क्या करने वाली हूं, एंड के समय में मैं लेने वाली हूं रिवीजन.
और जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद आप कमेंट देना। सवाल आपसे ये है कि जो मैं अब सेंटेंस कहने जा रही हूं वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। आपको मैक्सिमम 1 या 2 सेंटेंसेस में इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना है, ट्रू या फॉल्स, along with reasoning. Okay, sentence is this: all all illegal agreements are void. All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. वापस से मैं ये लिख ले रही हूं, एक काम करो आप लोग आपके नोटबुक में भी ये चीज लिख लो। question is this sentence true or false? Okay, true or false? All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. इसको थोड़ा सा बोल्ड करती हूं और हाईलाइट करती हूं। और इसी चीज को आप नोटबुक में लिखो और कल के सेशन के पहले आपको सोच समझ के मुझे बताना है कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है। हाँ या ना। अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगी, हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखो वापस से, इलीगल अग्रीमेंट मतलब क्या? ऐसी कोई अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है, इलीगल है, ऐसी अग्रीमेंट को कहेंगे हम एज एन इलीगल अग्रीमेंट। डिफरेंशिएशन भी होगा कल। फिफ्थ क्लासिफिकेशन, दैट इज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, मैंने आपको जब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल सेल एंड परचेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज इस घर को मुझे बेचना है, ये घर को बेचने के लिए आई विल कंपल्सरी हैव टू मेक अ रिटन अग्रीमेंट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होगा, रिटन तो होगा, प्लस इट विल बी स्टैम्प्ड, इट विल बी साइंड एंड इट विल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव लॉज। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कुछ नहीं है बट दीज आर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है और आपने ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये तब तक एनफोर्सेबल है जब तक इसमें ये टेक्निकल डिफेक्ट प्रेजेंट है। जैसे ये टेक्निकल डिफेक्ट आप पूरी कर देते हो, जैसे ये टेक्निकल कमी को आप पूरी कर देते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल हो जाता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल से आज आपका बर्थडे है, आज आपका बर्थडे है एंड एज अ बर्थडे प्रेजेंट आई वांट टू गिव यू अ चेक। तो मैं लिखती हूं पे, जो भी आपका नाम है, से मिस्टर एक्स, अ सम ऑफ रुपीज 50,000 वर्ड्स में, 50,000 फिगर में, आज की डेट लिख देती हूँ। बट देखो ना मैं क्या करती हूँ, मैं वो चेक को साइन ही नहीं करती हूँ ना। अब मुझे बताओ, अनसाइंड चेक, अनसाइंड चेक क्या आप अगर बैंक में प्रेजेंट करोगे तो ये क्लियर होगा? नहीं होगा। तो ऐसे चेक का क्लियर होना मुश्किल ही नहीं बल्कि इट इज नामुमकिन। वो चेक क्लियर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें है एक टेक्निकल डिफेक्ट। और ये टेक्निकल डिफेक्ट क्या है? जहां पे मेरी सिग्नेचर होनी चाहिए थी, ड्रॉअर ऑफ द चेक, वहां पे मेरी सिग्नेचर प्रेजेंट नहीं है। और अगर सिग्नेचर प्रेजेंट नहीं है तो ये चेक का अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट डोंट वरी, जैसे ही मैं वो चेक के ऊपर साइन कर लेती हूँ, क्या वो चेक को अब आप डिपॉजिट करके वो 50,000 रुपए क्लेम कर सकते हो? यस। तो जैसे ही टेक्निकल डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल हो जाता है। आइए रीड करते हैं। Where a contract is good in substance, but because of some technical defect, that is
absence in writing, barred by limitation, one or both the parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. मैं चाहती हूं आगे, इसी के आगे आप लिख दो as soon as the technical defect is corrected. आगे ही लिखो वहां पे as soon as the technical defect is corrected. As soon as the technical defect is corrected. As soon as the technical defect is corrected, the contract will become an enforceable contract. The contract will become an enforceable contract. टेक्निकल डिफेक्ट्स में आप और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. इनफैक्ट आप क्या करो, वहीं पे एक स्टिक नोट लो और वहां पे आप लिख दो टेक्निकल रिक्वायरमेंट सच एज, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स सच एज. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकता है? सिग्नेचर, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन, या राइटिंग में होना जरूरी, एक्सेट्रा. तो हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है. जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं मिलती तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता. तो अब देखो, हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो चुका है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, void, voidable, unlawful और अनएनफोर्सेबल. पांचों भी चीजों को मैं रिवाइज करना चाहती हूं, फिर हम लोग जाएंगे डिफरेंशिएशन ऑन द सेकंड बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ऑफ 5 टाइप्स: वैलिड, void, voidable, अनलॉफुल एंड अनएनफोर्सेबल. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हर वो कोई चीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए थी अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इनिशियली तो वो वैलिड था बट बाद में ऐसा कुछ हो गया जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड, एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. हाँ या ना? इनिशियली परफॉर्मेंस पॉसिबल था बट अब परफॉर्मेंस देना पॉसिबल नहीं है. थर्ड पॉइंट जो है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, एबल टू बी वॉइड. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है एंड देन दिस पार्टी, अग्रीव पार्टी, दुखी आत्मा जो है जिसके साथ गलत हुआ है, दिस पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट which is able to be void is known as a voidable contract. फोर्थ क्लासिफिकेशन वो है इलीगल अग्रीमेंट. अनलॉफुल है तो अब ऐसे केस में आपके अग्रीमेंट को कहेंगे एज एन इलीगल अग्रीमेंट. इलीगल अग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. और लास्ट है अनएनफोर्सेबल. का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स नहीं किया जा सक रहा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट इज नोन एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही आप वो टेक्निकल डिफेक्ट को से हो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यस, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यस. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. फॉर्मेशन के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट टाइप इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. देखो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल या राइटिंग मोड में है
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाम में लिखा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। आपने आपके टर्म्स और कंडीशन को एक्सप्रेस किया है। अब एक्सप्रेस कर सकते हो ईदर ओरली या इन राइटिंग। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा राइटिंग में ही हो। मैंने आपको पहले भी कहा था ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर टोटली अलाउड इन द आईज ऑफ लॉ। अगर आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को ईदर ओरली एक्सप्रेस किया है या राइटिंग में किया है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैं आपको कह रही हूं, विल यू परचेज दिस मोबाइल फोन फॉर ₹5,000। ये जो ऑफर मैंने आपको दिया है, मैंने एक्सप्रेस करके आपको दिया है, ओरली एक्सप्रेस करके दिया और आप कहते हो यस मैम आई वुड लव टू परचेज दिस फोन फॉर ₹5,000। यहां पे आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड थ्रू एन एक्सप्रेस टर्म। ओके, ओरली इस चीज को मैंने आपसे एक्सप्रेस किया और ओरली आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बट देखो, हर कोई चीज कही नहीं जाती, कुछ चीजों को समझा जाता है, हाँ या ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को टाइप को कहते हैं एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसको हम? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए मेरे को आपको एक शब्द सिखाना है, इम्प्लाइड नेचर। इम्प्लाइड नेचर 1 होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 implied contract, tacit contract और तीसरा quasi contracts। ये देखिए, आपके स्क्रीन पे देखिए। देखो, पहली बात तो अगर दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहती है, दीज पार्टीज कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन द एक्सप्रेस मोड। एक्सप्रेस आप कर सकते हो या तो ओरली या तो इन राइटिंग। जैसे कि अगर कोई कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है, मैं ओरली आपको समझाना चाहती हूँ। वही अगर मैं आपको मेरी बुक्स दे रही हूं, ये मैंने अपना नॉलेज एक्सप्रेस किया है इन द रिटन फॉर्म। तो अगर एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस हो सकता है दो तरीके से, या तो ओरली या तो फिर इन राइटिंग। बट देखो, हर चीज को कहा नहीं जाता है, कुछ चीजें जो होती है वो समझी जाती है, उसी को कहते हैं एज एन इम्प्लाइड नेचर। इम्प्लाइड नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं: इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट और अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। चाहे आपका नेचर, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है, टैसिट है या कॉसिट है, फर्क नहीं पड़ता है। तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में ना कोई शब्द बोले गए हैं और ना कोई शब्द लिखे गए। एवरीवन प्लीज सस्पेंड व्हाटएवर यू ऑल आर डूइंग एंड प्लीज लिसन टू दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 100% अटेंशन आपको देना है ऑन व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल राइट नाउ। देखो, इंप्लाइड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स 3 तरीके के हो सकते हैं। ये तो हो सकता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट,
या तो हो सकता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, या तो हो सकता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। देखो तीनों भी इंप्लाइड नेचर के, तीनों भी इंप्लाइड नेचर के, तीनों भी इंप्लाइड नेचर के। और अगर मैं कह रही हूं इंप्लाइड नेचर के, ना यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया है इन राइटिंग और ना ही शब्दों का इस्तेमाल किया है ओरली थ्रू वर्ड्स, यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है, तो तीनों में फर्क क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन, वेयर एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन। और कॉसी तो कुछ अलग ही है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डोंट वरी, तीनों के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दूंगी ताकि आपको समझ में आए मैं कहना क्या चाहती हूं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, देखो जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप पुणे के हो और पुणे के कैंप से आपको पुणे के एफसी रोड जाना है। आपको पुणे के कैंप से पुणे के एफसी रोड जाना है और आप क्या करते हो, आप एक रिक्शा में बैठ जाते हो और रिक्शा में जैसे ही आप बैठते हो रिक्शा वाला जो है वो गाड़ी चलाने लग जाता है। अब ऐसे केस में जब आप रिक्शा में बैठे थे और आपने कहा कि भैया मुझे जाना है एफसी रोड पे, तब आपको ये चीज पता नहीं थी कि कितने पैसे लगने वाले हैं। या तो फिर अगर दूसरा बेटर एग्जाम्पल देना हो, से फॉर एग्जाम्पल आप अपने होम टाउन आए हो थ्रू द रेलवेज और जैसे ही आप घर पे आए हो थ्रू द रेलवेज, क्या हुआ है, आपने आपके बगी में से सारा का सारा लगेज जो है वो उतारा है। लगेज आपने उतारा और कूली जो है आपके बोली बिगर कूली ने क्या किया है, सामान उठाया और वो आपके पीछे पीछे चलने लग गया। जैसे आप जा रहे हो वो आपके पीछे पीछे चलने लग गया। ना ही आपने उसे रोका है आपका सामान उठाने के लिए और ना ही उसने आपको पूछा है कि बहन जी या भैया क्या आपको कुछ मदद की जरूरत है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने बगी में से सामान उतारा, उसने क्या किया, सामान उठाया, उसने वेट किया और आप जैसे ही आगे बढ़ने लग गए वो क्या करता है, आपके पीछे पीछे आने लग जाता है। यहां पे ना आपने उसे बुलाया है ना वो आपको कुछ सर्विसेज के लिए पूछ रहा है, बट उसका सामान उठाना और आपने उसको मना ना करना इज नथिंग बट इट इज गिविंग द इंडिकेशन। ये समझने की बात है कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और आपको उसके सर्विसेज मंजूर है। बट अब देखो, जब ये सारा एक्ट हुआ आपको नहीं पता था वो उसके सर्विसेज के लिए कितने पैसे चार्ज करने वाला है। सो बेसिकली ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन इज नोन एज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जबकि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन, द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन ऑक्शन सेल बाय स्ट्राइक ऑफ द हैमर। देखो ऑक्शन सेल मतलब क्या होता है, याद कीजिए नीलामी, नीलामी जब होता है कोई चीज की उसको कहते हैं ऑक्शन। तो याद कीजिए वो ऑक्शन का रूम है, देयर इज एन ऑक्शन हियर, से कोई एक पेंटिंग जो है वो ऑक्शन उसका किया जा रहा है और सब लोग बोली दे रहे हैं और जैसे ही हाईएस्ट बिड आया उसने क्या किया है, अपने हैमर को स्ट्राइक किया है। ये जो हैमर को स्ट्राइक करना है, यहां पे हैमर को स्ट्राइक करने से किसी के शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं, यहां पे किसी ने कुछ कहा नहीं है, बट हैमर को स्ट्राइक करना इज नथिंग बट इट इज एन इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बट देखो जब बोलियां ली गई थी और हाईएस्ट बिड को हमने हैमर स्ट्राइक किया है, यहां पे हमें पता है कि ये पेंटिंग जो है वो कितने रुपए में बिकी है। सो बेसिकली यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन, आर नोन, terms and conditions are known. Another example could be of a tacit contract could be आप एटीएम में चले जाते हो, आप आपका कार्ड स्वाइप करते हो, पिन एंटर करते हो और पैसे विड्रॉ करते हो। आपको पता है जैसे ही आपने पैसे विड्रॉ किए कितना एग्जैक्ट अमाउंट आपके अकाउंट में से डेबिट होने वाला है। अब ऐसे केस में दिस इज नथिंग बट दिस इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट जो इंप्लाइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं, इट इज
एन ऑब्लिगेशन दैट द लॉ मेकर्स आर पुटिंग ऑन यू। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक दिन ऐसे ही रास्ते से आप जा रहे थे, आपको किसी की गोल्ड की ब्रेसलेट गिरी हुई नीचे नजर आती है, आप वो गोल्ड ब्रेसलेट को उठा लेते हो। अब ऐसे केस में जैसे ही आपने वो गोल्ड ब्रेसलेट उठा लिया, क्या वो ब्रेसलेट आपका हो जाएगा? अभी भी वो उसी पर्सन का बिलोंग करता है जिसका वो एक्चुअली है। तो अब देखो, आप कौन हो? आप गुड्स के ओनर नहीं बन जाते, वो ब्रेसलेट के ओनर नहीं बन जाते। यू ओनली बिकम एज द मियर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब देखो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को लॉ मेकर एक जिम्मेदारी देते हैं, एंड दैट इज टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स बैक टू हिम। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी इंप्लाइड नेचर के होते हैं। क्या यहाँ पे हम खेल खेल नहीं खेल रहे? देखो, अब मैं मेरा गोल्ड ब्रेसलेट घुमाऊंगा, आप उसको ढूंढ के लेके आना, फिर मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। यहाँ पे कोई खेल नहीं चालू है। यहाँ पे जेन्युइनली उस बंदे से उसका ब्रेसलेट घूम गया था। इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि आपको वो ब्रेसलेट मिल गया, तो अब लॉ मेकर मिलते कहते हैं, लॉ मेकर्स कहते हैं, क्योंकि यू आर द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, आपकी जिम्मेदारी होगी टू फाइंड द ट्रू ओनर, टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स बैक टू हिम। यस और नो गाइस? यस। मैं एक बार रीड करना चाहूंगी, फिर हम हमारे चार्ट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में हूं अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे। Implied contract is a contract which comes into existence by implication. Most often the implication is by law or by action। तो देखो, यहां पे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है या कुछ भी नहीं लिखा है, आपके हरकतों से हमें समझ में आया है that you are interested to enter into a contract. So as soon as the coolie picks up your luggage, by his action we have understood that he is interested to give you services. Yes or no, guys? Yes. Tacit contracts. The word tacit means silent. Please underline this. The word tacit means silent. Tacit contracts are those which are inferred through the conduct of parties without any words स्पोकन और रिटर्न। तो देखो, यहां पे भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये बातें समझने की है, हाँ या ना? जैसे कि से फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन से कैश को विड्रॉ करना, या तो सेल ऑफ गुड्स by the fall of hammer in an auction sale is another example of a tacit contract. और एक लास्ट है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्रिएटेड, प्लीज अंडरलाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। और लॉ ही जो है वो क्या करता है, कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस पार्टीज के ऊपर डाल देता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वो गोल्ड ब्रेसलेट मिला है, अब लॉ मेकर मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालेगा इस ट्रू ओनर को फाइंड करने के लिए और ट्रू ओनर को उसको ब्रेसलेट लौटाने के लिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉसी है, इंप्लाइड है या टैसिट है, यहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए ये है इंप्लाइड नेचर के। और एक लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। आज के जमाने में तो इनफैक्ट सभी लोगों ने ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हो गए। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज बीन फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड इज नोन एज एन ई कॉन्ट्रैक्ट। याद कीजिए वो दिन लॉकडाउन के पहले के, जब आप बुक माई शो के एप्लीकेशन पे टिकट्स बुक करते थे और थिएटर में मूवी देखने जाते थे, या तो से फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप पे आप गोवा के फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हो और फ्लाइट में आपको जाने का एक्सेस मिल जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, दीज आर नथिंग बट दीज आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स। या तो अमेजोन से अगर आपने कोई चीज को खरीदा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। यस और नो गाइस? यस। तो अब देखो, when a contract is entered into by two or more parties using the electronic means such as emails is known as an e-commerce contract.
आज हम लोग क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और हम हमारे पापा चार्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो हमारा रिवीजन होगा फ्रॉम डे नंबर 1। सबसे पहली बात तो आपको मुझे बताना है व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, और याद रखना दिस रिवीजन इज फॉर यू, इट इज नॉट for me. So everyone has to be involved in the revision process. A contract is an agreement enforceable by law. A contract is an agreement enforceable by law. An agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. Agreement का क्या मतलब होता है? Offer plus acceptance is nothing but it is an agreement. हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं होता है। तो ब्रॉड वर्ड कौन सा हुआ? अग्रीमेंट। और नैरो वर्ड कौन सा हुआ? नैरो वर्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ या ना? यस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम आपको लगती है 2 पार्टीज, एक पार्टी जो ऑफर दे रहा है और दूसरी पार्टी जिसने इस ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया है। यही जो पार्टीज होती इनके बीच में इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। नो इन्फोर्सेबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है। जब तक ये फॉर्मेलिटीज आप नहीं निभाते हो तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस सर्टेन होना जरूरी है। अगर आपके टर्म्स और कंडीशंस सर्टेन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। अगर इन्हें परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है तब ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। आपका अग्रीमेंट जो है वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा। ये सारे 5 पॉइंट्स तो थे जनरल पॉइंट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन नंबर 10 हमें काफी सारे पॉइंट्स बताता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर and a proper acceptance, that is there should be an agreement. No agreement, no contract. Contract की definition ही कहती है an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law। तो proper offer और proper acceptance का होना जरूरी है। पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट तो होना जरूरी है बट कंसेंट फ्री होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेंट होना मीन्स द पार्टी शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, इट शैल नॉट बी कॉज्ड बाय कोercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. The parties should have the legal ability to enter into a contract. कब माना जाएगा that you have the power to enter into a contract? When you are major, sound mind and not disqualified by law. When you are major, sound mind and not disqualified by law. Major मतलब आपकी उम्र जो है it is at least 18 years of age. साउंड माइंड, अगर किसी बंदे का माइंड परमानेंटली ही अनसाउंड है, ही कैन नेवर एवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर किसी पर्सन का माइंड टेम्परली साउंड, टेम्परली अनसाउंड है, तब ऐसे केस में ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हिज माइंड इज साउंड इन नेचर। एंड पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ लोग हैं जिनको लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अ कॉन्विक्ट। सच पर्सन्स कैन नेवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है? यस। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन होना तो जरूरी है। कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन तो होगा, साथ ही साथ आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक साइड पे आपका कंसिडरेशन लॉफुल होगा और दूसरे साइड पे आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना जरूरी है। कब माना जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल है? व्हेन इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मींस इट इज अलाउड बाय लॉ, और it is not regarded as immoral or it is not opposed to public policy, तभी माना जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल है और तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड
रहेगा। यस और नो गाइस, कल हमने शुरू की थी द क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के हमारे दो टाइप्स ऑलरेडी हो चुके थे, वैलिडिटी के बेसिस पे, और आज हमने किया था फॉर्मेशन के बेसिस पे। वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनलॉफुल एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में हर वो कोई चीज प्रेजेंट है जो एक्ट ने लिखी है, तब ऐसे केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था बट बाद में अब कोई कारण के वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एबल टू बी void at the option of the aggrieved party, but अगर aggrieved party ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो चुप है, the contract remains to be a valid contract. इलीगल अग्रीमेंट ऐसी अग्रीमेंट होती है जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इलीगल होता है, वो अनलॉफुल होता है। ये अग्रीमेंट्स ही रह जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बनते ही नहीं है। और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें है कोई टेक्निकल डिफेक्ट, बट आपको घबराने की बात नहीं है। जैसे ये टेक्निकल डिफेक्ट को आप करेक्ट कर देते हो, क्या हो जाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एनफोर्सेबल इन नेचर। और फॉर्मेशन के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। यहां पे और एक बचा हुआ है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहती हूं आप लिख दो यहां पे टैसिट। टैसिट यहां पे आप लिख दो, TACIT, टैसिट। देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे टर्म्स और कंडीशंस या तो ओरली या तो इन राइटिंग एक्सप्रेस किए गए हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड नेचर के 3 फर्दर टाइप्स है: इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस नोन है, इट इज नोन एज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस नोन नहीं है, इट इज नोन एज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एग्जांपल फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, इज नोन एज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बीन एंटर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड इज नोन एज एन ई कॉन्ट्रैक्ट। आज एक्सप्लेनेशन वाइज हम इतना ही करेंगे। आप लोग आपके नोटबुक के ये पापा चार्ट पे आ जाओ जहां पे कल आपने वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल लिखा था। मैं आपसे लिखवा के लेने वाली हूं, अभी आपके साथ मैं लिखवाने वाली हूं इलीगल अग्रीमेंट्स और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और आज आपका होमवर्क होगा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है फॉर्मेशन का, उसके पांचों टाइप्स का हेडिंग, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, उनके क्लासिफिकेशंस अलोंग विथ वन सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख के आना होगा बिफोर टुमारोज क्लास। यस और नो गाइस? तो अब आ जाइए आप फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे। वैलिडिटी के हिसाब से वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल हो चुका था। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे, आपके नोटबुक में लिखिए इलीगल अग्रीमेंट्स, इलीगल अग्रीमेंट्स, इलीगल अग्रीमेंट। और वहां पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। एन अग्रीमेंट ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल इन नेचर। एन अग्रीमेंट whose objective is unlawful in nature
is known as an illegal agreement. Is known as an illegal agreement. और एक लास्ट पॉइंट दीजिए एंड दैट इज unenforceable contracts. Point number 5, unenforceable contracts. Unenforceable contracts. अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए. अ कॉन्ट्रैक्ट which is good in substance. A contract which is good in substance. But has some technical defects. But has some technical defects. Is known as an unenforceable contract. Is known as an unenforceable contract. Full stop. उसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेकेंड सेंटेंस लिखिए. As soon as the defect is corrected. As soon as the defect is corrected. As soon as the defect is corrected. The contract becomes enforceable in nature. The contract becomes enforceable in nature. तो आज आपको दो चीजें करनी है. वन, फॉर्मेशन के बेसिस के पांचों भी टाइप्स को आपको लिखना है इन योर नोटबुक के पापा चार्ट. प्लस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सवाल पूछा था ये ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू तो क्यू ट्रू और अगर फॉल्स तो क्यू फॉल्स. ऑल अग्रीमेंट्स आर वॉइड. इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. इज दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? इसका जवाब आपको मुझे देना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में अलोंग विथ रीजनिंग, है ना. तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे. धन्यवाद. कल मिलते हैं. हैव अ नाइस डे.